हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कॉमर्स अड्डा 24/7। और बच्चों, ये है डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन देखी थी डिटर्मिनेंट्स की, उसके साथ साथ ये देखा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू ऑर्डर 3। आज के लेक्चर में बात होने वाला है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल की, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल पता लगा सकते हैं। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स की। तो चलो इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। चालू करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो आप लोग ना यार क्लास 10th में भी जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखा होगा। अब देखते हैं कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपका एक ट्रायंगल है बेटा जिसकी वर्टिसेस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये है ए बी सी, इसको डिनोट कर देता हूं मैं x1 y1 से। ठीक है, ये हो जाता है बेटा मेरा x2 y2 और ये हो जाता है x3 y3। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? आपका जो एरिया होगा दैट विल बी गिवन बाय हाफ, और आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, यहां पे पॉइंट्स को कैसे रखोगे? x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो आपको कॉलम 3 हो जाएगा वहां पे हर जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। आप खुद देखो, जब आप इसको खोलोगे, इसको आप ओपन अप करोगे, आपको मैंने बताया है कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हाफ को भाई रहने देते हैं, अंदर की बातचीत करते हैं। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर सको अपने पुराने फॉर्मूला से। तो पहले कॉलम के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं, तो x1 पकड़ता हूं। ठीक है, x1 के साथ बेटा प्लस आएगा माइनस आएगा, कैसे डिसाइड करते थे? -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1, -1 की पावर इवन तो बेटा आपका +1 आएगा। ये क्या है? A11, मतलब यहां पे 1 + 1 इवन मिल रहा है आपको, तो यहां पे +1 लगेगा। और मैंने आपको उससे बेटर तरीका बताया था कि आप ये साइंस याद कर लो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो x1 के साथ प्लस आएगा और इसको रो को डिलीट करके, इस कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट निकलेगा सेकंड ऑर्डर, उसकी यहां पे वैल्यू लिख लो। तो y2 माइनस y3 प्लस। ठीक है, अब बेटा देखो x2, अब यहां पे x2 क्या है? नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? -x2, और अंदर इस वाली रो और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। अब बेटा तीसरा वाला एलिमेंट कौन सा है? x3। अब x3 प्लस के साथ है तो प्लस x3, और अंदर इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो, y1 माइनस y2। क्या हो जाएगा बेटा? y1 माइनस y2। अब आप इसको ध्यान से देखो बेटा, अगर इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाते हो तो आप इसको इसी फॉर्मेट में देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, और यही वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो आपने क्लास 10th में शायद पहली बार ही देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में। तो आपको दिख रहा है कि कैसे आप यूजिंग अ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो। क्लियर हो गया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछी जा सकती है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से रखना। प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाओ प्रॉब्लम्स में। अगेन बेटा आपको यहां पे दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा पॉजिटिव होगा तो आपका इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी ना, आप उसका मॉड उठाओगे। क्या बोला मैंने? उसका मॉड उठाओगे या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। यही आपको यहां पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब अगर बेटा आपको गिवन होता है एरिया, अगर आपको गिवन होता है एरिया, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। इसके बारे में टेंशन मत लो, जब मैं इसकी प्रॉब्लम पे आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे बेटा। क्योंकि देखो अगर आपको एरिया गिवन है तो एरिया तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो पॉजिटिव आई हो या नेगेटिव आई हो, आप एरिया को पॉजिटिव लिखोगे। लेकिन जब मान लो यहां पर मैं एक वेरिएबल डाल दूं, के एल कुछ भी वेरिएबल डाल दूं, और मैं आपको एरिया की वैल्यू देके उस वेरिएबल की वैल्यू पूछूं, तो आपको समझ आएगा कि भाई यहां पे मेरे को प्लस और माइनस दोनों रख के उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, क्लियर? बताओ, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3 पे। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से तो नहीं, 9th 10th में हमने ये चीज सीख ली थी कि सर एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब यहां पे हाइट मेरी 0 हो जाती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते ही पता चलता है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 है। तो अगर आपको दिखता है कि 3 पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने पे 0 आ रहा है, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? कॉलिनियर होंगे। इस पे भी बहुत बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, मिलकर ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, यहां पे वीडियो को पॉज करना है, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर रिज्यूम करके आप देखना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है और आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी इज। तो कैसे होगा बेटा? देखो, एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? हाफ, और अंदर कैसे लिखे जाएंगे एलिमेंट्स? ए बी प्लस सी, यहां पर होगा 1, फिर बी सी प्लस ए, यहां पर होगा 1, फिर सी ए प्लस बी, यहां पर होगा बेटा 1। अब देखो कोई सी भी आप चूज कर दो। एक काम करता हूं मैं, इसको ना रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है? R1 के अलोंग एक्सपैंड कर दूं तो चलो, हाफ को रहने दो भारी, अंदर आते हैं। तो ए को पकड़ा। अब बेटा देखो यहां पे आप दोबारा से क्या करो, अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो कि किसके साथ प्लस माइनस कैसे जाएगा? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ए और फिर बेटा यहां पर क्या आएगा अंदर? सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, मतलब माइनस ए माइनस बी, ठीक है? डायरेक्टली लिख दिया मैंने। फिर माइनस बी प्लस सी, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? अगर मैं बात करूं बी माइनस सी, है ना? इसको और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो बी माइनस सी। क्लियर है? अब आता हूं बेटा इस 1 के पास, तो ये हो जाएगा +1, और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा? इसको और इसको डिलीट कर दो, तो b इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी, माइनस में c इंटू सी प्लस ए, सी इंटू सी प्लस ए। बस, अब कुछ नहीं करना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। हाफ, यहां पे क्या बचेगा? ए, यहां पे बेटा देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए सी माइनस ऑफ ए बी, ए सी माइनस ऑफ ए बी। यहां से बताओ क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की गारंटी लगेगी, तो माइनस के साइन के साथ तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं, +1 है बेटा, तो यहां पे देखो ये क्या बनाएगा? बी ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर माइनस सी ए। तो क्या निकलेगा? मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं बेटा, तो यहां पे आप बोल देना बी ए, ठीक है? प्लस के साथ बी ए आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर, ठीक है? फिर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें उड़ने वाली हैं। तो बेटा देखो, माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर खा जाएगा, प्लस सी स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर खा जाएगा, और क्या है बेटा? ए सी को खाने के लिए माइनस ए सी है, और ए बी को खाने के लिए माइनस ए बी भी मौजूद है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर सबकी सब टर्म्स कैंसिल हो गई है, मतलब आंसर क्या आने वाला है बेटा? हमारा 0। क्लियर है कहानी? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा आप देखना यहां पे आपको समझ आएगा, जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था ना कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहां पे देखना आपको क्या दिया हुआ है बेटा? 3 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके ट्राइंगल के, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो आपको ना एक वेरिएबल के बारे में पता करना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो आपको पता है ये डिटर्मिनेंट से निकलेगा। डिटर्मिनेंट किस फॉर्मेट का होगा? हाफ, और यहां पे फटाफट लिख दो क्या चीजें हैं? -3 0 1 3 0 1 0 K 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलना चाहिए बेटा? अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 9 दिया हुआ, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया होगा तो बेटा मेरा -9 या 9 आया होगा, जिसमें से मैंने पॉजिटिव मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उठाई होगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअली ये आ तो +-9 दोनों के बराबर सकता है ना, तो इसलिए जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो और आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में दोनों साइंस को इंक्लूड करोगे।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 18 होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं। अब देखो दोबारा से इसके अलोंग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक जीरो है, यहां पर भी एक जीरो है। और एक और अच्छी चीज है, अगर कॉलम 2 के अलोंग निकालता हूं, देखो अब यहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। अगर आप कॉलम 2 के अलोंग इसको एक्सपांड करते हो तो 2 जीरोज हैं आपके पास, 2 जीरोज हैं। तो भैया जी इसके साथ जो भी बनेगा जीरो बनेगा, भाड़ में जाए, इसके साथ जो भी बनेगा जीरो बनेगा, भाड़ में जाए, सिर्फ के से मतलब है मेरे को। तो के को रखता हूं बेटा। अब देखो यहां पे क्या होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले तो माइनस के आएगा, और इसके साथ जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसको और इसको डिलीट कर दो, इसको और इसको, तो -3 और यहां पर भी -3। क्लियर है, पता चला कैसे सॉल्व किया, क्यों मैंने कॉलम 2 को चूज किया बेटा, क्योंकि यहां पे 2 जीरोज है, तो यहां पे सबसे इजीली मैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये सब मैंने पहले लेक्चर में सिखाया है, तो प्लीज पहले पार्ट को जाके देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बच्चों तो। ठीक है, चलो तो अब यहां से ये किसके बराबर आ गया है ना, -3 और ये बेटा जब आप 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा +-18। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, -6 और ये माइनस, तो ये हो गया बेटा 6k इज इक्वल टू +-18। तो यहां से आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, +-3। परफेक्ट, ये है आपका इस सवाल का उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ द पॉइंट्स दिस इज दिस एंड दिस इज आर कोलिनियर देन शो दैट। अब बेटा क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे मतलब ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे लगाएंगे। चलो तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भाई हमको निकालना क्या है। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, यहां पे लिख लेता हूं फटाफट से। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी है ना, तो इसको मिटाते हैं और एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो हाफ A1 B1 1 A2 B2 1 और फिर क्या है A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 और फिर यहाँ पे 1। इसको हमको सॉल्व करना है, और क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे बेटा आपको ये कंडीशन होल्ड करवानी है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं यार। तो सिर्फ इस डिटर्मिनेंट के बारे में देखते हैं, 1/2 तो अपने आप ही, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा अगर राइट हैंड साइड में 0 आ गया। तो एक काम करते हैं, किसके अलोंग करें, रो 1 के अलोंग करते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं लिख रहा हूं A1 के साथ क्या आएगा, आप बोलोगे सर प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको तरीके को न अपना लो, बहुत टाइम बचेगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। तो A1 के अंदर का मेरा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होगा, B2 और फिर हो जाएगा आपके पास -B1 प्लस B2 है ना, तो ये हो जाएगा -B1 माइनस B2। देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे। और फिर यहां पर आएगा बेटा -B1 और B1 के साथ का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों को हटाओ तो A2 माइनस A1 माइनस A2। ठीक है, -A1 माइनस A2। चलो अब आते हैं बेटा +1 के साथ पे। +1 के साथ अंदर क्या होगा, A2 यहां पर होगा A2B1 और फिर A2B2 प्लस A2B2 माइनस में क्या जाएगा बेटा, A1B2 A2B2 माइनस में A1B2 और फिर A2B2 है ना, माइनस में ही A2B2। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो बेटा, जो चीज़ें कटती जा रही हैं उनको काटते चले जाओ। कट गई, ठीक है, ये भी कट जाएगा बेटा। तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, यहाँ से आएगा -A1B1। ठीक है, यहाँ से आएगा -A1B1। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो A2B2 और माइनस ये भी कट रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा -A1B1। यहाँ से क्या आएगा बेटा, अगर मैं बात करूँ माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा +A1B1। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा बेटा +A2B1
माइनस ऑफ A1B2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये भी कट रहे हैं और आपको जो रिलेशन चाहिए था वो यहां से मिल चुका है, A2B1 या फिर लिख सकते हो A1B2 इज इक्वल टू A2B1। यही आपको प्रूफ करना था, आप लोग प्रूफ कर चुके हो। आई होप अभी तक जितने भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं बेटा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज आराम से, आपको पता है सब चीजें बहुत आसान लग रही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। तो तसल्ली से करना है क्वेश्चन को। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका टाइम अननेसेसरीली ना ज्यादा खराब होगा, उससे आपके बाकी के क्वेश्चंस गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से सवाल आएगा ना बेटा, आसान होगा, उसको एक ही बारी में पेशेंटली करोगे तो टाइम भी बचेगा और आपको फुल स्कोर भी मिलेगा इन दोनों चैप्टर्स से। चलो फाइंड द इक्वेशन। अब बेटा ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या सर मेरे को 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस के पास जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, देखना कैसे हम डिटरमिनेंट को ही यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। Find the equation of the line joining point this and this using determinants. Also find the value of the k if this is the point such that the area of triangle PQR is this. पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट को तो आप समझ जाओगे क्योंकि दूसरा पार्ट हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व की है, सेम टाइप का क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट P है जो कि है 11,7 और एक दूसरा पॉइंट है बेटा Q 5,5, आपको इन दोनों से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्या होगी बच्चों? अगर मैं बोल दूं एक और पॉइंट है X जिसके कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट भी अगर मैं बोल दूं कि बेटा PQ लाइन पे ही लाई करता है, तो क्या PQX कोलिनियर हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना। PQX कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर मैं PQX को बना के एक डिटरमिनेंट बना के अगर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दूं तो वहां से x और y में रिलेशन मिल जाएगा बेटा, वही मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हमने एक तीसरा पॉइंट ले लिया x, y, हमने बोला कि यार ये पॉइंट भी PQ लाइन पे लाई करता है, मतलब PQX जो है वो कोलिनियर है। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो बेटा इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? अगर मैं डिटरमिनेंट से निकालूंगा तो 0 होगा, वहां से मेरे को x और y में रिलेशन मिल जाएगा, वही मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो भाई इनसे बनने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो फटाफट से, हाफ, और यहां पर आएगा 11, 7, 1, 5, 5, 1, x, y, 1, और ये कोलिनियर है तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। किसके लॉन्ग सॉल्व करें? इसके लॉन्ग कर देते हैं भाई, R1 के लॉन्ग। हाफ, अंदर क्या आएगा बेटा? 11, अब पॉजिटिव के साथ निकलेगा ये, और यहां पर क्या होगा? 5 माइनस वाई, -7, ये किसके साथ निकलेगा? 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स, फिर आएगा +1, 5y माइनस 5x, 5y माइनस 5x। अब बस बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमको x y में रिलेशन मिल जाएगा और दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 तो जाके आपका स्वाहा हो जाएगा 0 के साथ, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा बेटा 11 × 5 55 माइनस 11y, 55 माइनस ऑफ 11y, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? -35, है ना। कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ गाइस देख लेना आप। -35 + 7x, और यहाँ पे क्या है बेटा? +5y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। चलो तो 55 माइनस 35 क्या हुआ बच्चों? 20 के बराबर, और -11y + 5y क्या हुआ? -6y के बराबर, और +7x माइनस 5x क्या हुआ? +2y के बराबर, +2x के बराबर, +2x के बराबर। तो देखो आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई है। आई होप मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी। तो आप लोग प्लीज़ आंसर मिला लेना मेरे साथ। अब ये सब के सब 2 से जा रहे हैं बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3y, और ये हो जाएगा आपका +10 इज इक्वल टू 0। ये है मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे को मिल चुकी है। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है तो आई होप यही आंसर होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो आप ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं वैसे टाइप का क्वेश्चन, तो वो अब आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो
अब आते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट पे, माइनर्स और कोफैक्टर्स। बेटा कुछ नहीं है, ये चीज ना आपने ऑलरेडी सीख चुके हो। अभी आपको जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो आप बोलोगे कि सर ये तो आपने जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया था ना, तो एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। तो देखना माइनर्स और कोफैक्टर्स होते क्या है। माइनर्स क्या होता है बेटा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column. It is denoted by mij. तो बेटा किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है, जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, उसके बाद जो आपका डिटर्मिनेंट बच रहा है बस वही आपका क्या होता है बेटा, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पे एक डिटर्मिनेंट दे रहा हूं और मैं बोलता हूं बेटा इसका आप क्या बताओ, माइनर बताओ। तो इसकी पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ इसकी पोजीशन क्या है बेटा। तो आप बोलोगे सर A12, तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले जो माइनर निकलेगा वो क्या होगा, M12। तो माइनर निकाला कैसे जाता है बेटा, ये जिस रो और कॉलम में है उसको क्या करो, डिलीट कर दो। ये जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, जैसे मैंने यहां पर। अब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। बचा क्या बेटा, 4 6 7 9। एक 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 36 माइनस 7 इंटू 6 42, तो किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। तो A12 यानी कि यहां पे जो 2 है उसका माइनर क्या है बेटा, -6 के बराबर है। माइनर क्या है, -6 के बराबर है। अब आप याद करो जब आप डिटर्मिनेंट निकालते थे तो आप एक्चुअली यही तो करते थे। आप क्या करते थे, 2 को एक साइन के साथ लेते थे, प्लस माइनस। अभी उस साइन पे भी आऊंगा, टेंशन मत लो। साइन के साथ लेते थे और यही तो काम करते थे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे और ब्रैकेट में डाल देते थे। तो एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, ब्रैकेट वाली चीज है। जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे तो जो ब्रैकेट के अंदर आता था ना बेटा, वही एक तरीके से आपका माइनर है। वही क्या है, आपका एक तरीके से माइनर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7, यहां पे जो 7 एलिमेंट दिख रहा है बेटा, मतलब ये कहां पर आ रहा है, अगर मैं बात करूं ये है फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में, तो ये A31 हो गया। A31 का जो बेटा माइनर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M31। कैसे निकाला जाएगा, इसको और इसको डिलीट कर दूंगा, तो 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 15 -3 हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है। अब बेटा देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है और ये मतलब अपने आप में ही अंडरस्टूड बात है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। तो अब आप बोलोगे सर कि अगर मैं एक ऐसा डिटर्मिनेंट ले लूं, मान लो 2 4 7 6, अब अगर आपको इसका माइनर निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, कुछ नहीं, सेम रूल अप्लाई होगा। इसको और इसको डिलीट कर दो, इसका क्या हो जाएगा 6, तो एलिमेंट 2 का माइनर क्या हो जाएगा 6। 4 का निकालना है तो इसको और इसको डिलीट कर दो, क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, बस। तो माइनर आपका इतना सा है। उसके बाद आते हैं बेटा कोफैक्टर पे। तो याद है हम लोग जब एक्सपेंशन सीख रहे थे डिटर्मिनेंट की, तो आप लोग ऐसा कुछ करते थे यार, -1 की पावर i प्लस जे, यहां पे आप पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखते थे aij, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर बेटा आप लोग क्या करते थे, वो चीज लिखते थे जब आप रो और कॉलम को डिलीट कर देते थे जिसमें ये था, उसके बाद जो बचा हुआ चीज होती थी उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे। और हमने देख लिया सर वही क्या है और कुछ नहीं है, माइनर बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है वो क्या है बेटा, mij है। ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है, mij। तो बेटा जब मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं ना, मतलब aij को आप लेफ्ट ले लो, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे, और यहां पर है mij। तो बेटा जो ये डब्बे के अंदर मैंने डाला है ना, इसको बोला जाता है कोफैक्टर। इसको डिनोट करते हैं aij से। आपकी एनसीईआरटी में aij सिंबल चलता है, वैसे आप इसको c से भी डिनोट कर सकते हो, मतलब cij, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैपिटल A से भी डिनोट करा जाता है, कैपिटल C से भी डिनोट करा जाता है। अब देखो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय दिस और दिस इज डिफाइंड बाय aij इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, वेयर mij इज द माइनर ऑफ aij। समझ आ रहा है।
तो यहां से एक्चुअली आपने जो एक्सपेंशन सीखा है ना, बस आपने उस एक्सपेंशन में अलग अलग जो लिखते थे ना ये टुकड़े, उनको नाम दे दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, आपने उनको नाम दे दिया है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अभी जो मैंने आपको साइन वाले रूल बताए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब अगर मैं बोल दूं आपको कि यहां पर ना -3 का, किसका, -3 का मेरे को कोफैक्टर बता दो, ठीक है, -3 का कोफैक्टर बता दो, तो आप कुछ नहीं करोगे, -3 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, सबसे पहले देख लोगे साइन क्या है, साइन क्या है बेटा, प्लस। अब और क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसकी रो को और इसकी कॉलम को डिलीट कर दोगे, तो ये और ये डिलीट कर दो, और अंदर 2 × 5 क्या होगा बेटा, 10 - 21 किसके बराबर आएगा, -11। बस कहानी क्लियर। कोफैक्टर में आपको साइन भी इंक्लूड करना है, बस इतनी चीज ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। तो जो आपका माइनर निकला है, जो इसका माइनर निकलेगा, उसी को जब आप साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वो साइन होल्ड करेगा वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। अब आप देखो बेटा, अब आप अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड पे जो चीज लिखी हुई है ना उसको समझ जाओगे। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके लिखना हो तो मैं कैसे लिखता था बेटा, कैसे निकालता रहा, आप लिखते थे A11, अगर मैं मान लो रो 1 के हिसाब से देख रहा हूं, ठीक है, A11, इसके पहले क्या आता था बेटा, -1 की पावर i + j, और यहां पर क्या आता था बेटा, आप इसको और इसको डिलीट करके लिखते थे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A11 इंटू जो बाकी दो थे वही तो क्या है मेरा, कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो बेटा अब आप देखो, आप डिटरमिनेंट को कोफैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। समझ आ गया। अब बेटा ये तो मैंने पहली रो के हिसाब से खोला है, दूसरी रो के हिसाब से भी खोल सकते हैं, वहां पर इसका इसका और इसका कोफैक्टर ले लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। समझ आ गया। तो आप कॉलम के हिसाब से भी खोल सकते हो, रोज के हिसाब से भी खोल सकते हो, वैसे हम कोफैक्टर्स को ले लेंगे। समझ आ गई बात। अब एक यहां पे जो बात लिखी हुई है, ये वही बात लिखी हुई है जो हमने यहां पर आपको सिखाई है कि जो आप डिटरमिनेंट निकालते थे अभी तक, उसी को अगर हम कोफैक्टर्स की टर्म्स में समझे बच्चों, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कुछ नई चीज नहीं आई है, बस जो आपने सीखा हुआ था उसी को एक नया नाम दे दिया हमने, और कुछ नहीं किया। सिंपल, वेरी सिंपल। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहां पर एक गलती करता, जानबूझ के गलती करता, A11 के साथ बेटा A21 का कोफैक्टर ले लेता, मतलब मैं अगर ऐसे करता A11 इंटू C21 प्लस A12 के साथ ना इसका कोफैक्टर ना लेके मैं सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर ले लेता, ठीक है। यहां पे इसको रब करते हैं और सेकेंड एलिमेंट का C22 का ले लूं, और फिर बेटा A13 के साथ ना मैं किसका ले लूं, थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो, दैट इज इसका कोफैक्टर ले लूं। तो बेटा अगर आप कभी भी ऐसा कारनामा करोगे ना गलती से, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ कंबाइन करोगे ना, तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वैसे एक्चुअली सिखाई कैसे जा सकती है, जब आप ये करते हो ना बेटा, तो आपकी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं। और ये आपको मैं प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स में बताऊंगा, जब ऐसा होता है तो क्यों 0 हो जाता है, ठीक है। तो इफ एलिमेंट्स ऑफ रो or column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is 0। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको दिया हुआ है माइनर क्या है बेटा, 11 का -40, M12 का माइनर क्या है -10, M13 का माइनर क्या है 35, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। चलो
तो इसको हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। तो बेटा m11 ये हुआ, m12 ये हुआ, m13 ये हुआ। तो सबसे पहले बता दो कोफैक्टर क्या होगा, 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या होगा बेटा, प्लस साइन ही होल्ड करता है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर क्या आएगा बेटा, 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -10 इंटू -1, दैट मीन्स 10, तो ये हो जाएगा +3 इंटू 10। और फिर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, m13 दिया हुआ है 35, और m13 क्या है, -1 इंटू 1 प्लस -1 की पावर 1 + 3 मतलब even, तो यहां पे आपका +1 ही चलेगा। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे -2, और अंदर क्या आएगा आपका 35 इंटू 1, दैट इज 35। तो ये हो गया बेटा -10 + 30 है ना, -40 + 30, तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा आपका -70। तो आंसर आना चाहिए भाई -80। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है बेटा तो ऑप्शन में दिख रहा है, तो हेंस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। समझ आ गया, माइनर दिया है तो आपको साइन इन्वॉल्व करके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट्स को सम करना है, तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। इफ डिटरमिनेंट दिस देन द कोफैक्टर ऑफ A21 इज, A21 कहां है बेटा, A21 हो जाएगा यहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका आपको कोफैक्टर बताना, ध्यान रखना, माइनर नहीं बताना है। तो सबसे पहले तो देखो ये किसके साथ आता है, प्लस माइनस साइन के साथ आता है, तो माइनस लगेगा, और अब इसका माइनर लिख दो। माइनर लिखोगे तो इसको और इसको डिलीट करोगे, HC है ना, AHG HBF GFC, HC माइनस FG, तो ये हो जाएगा नथिंग बट FG माइनस HC। ये कहीं पे दिख रहा है FG माइनस HC, हाँ बी ऑप्शन में दिख रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, चलो और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। चलो भाई इस सेशन को हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और आई होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी ही मैं डिटरमिनेंट्स के सारे लेक्चर आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आई गेस 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ूंगा, और जो चीज़ें लगती हैं कि अब डिलीट हो गई है लेकिन आपको जानना जरूरी है, वो भी आपको बीच बीच में करा दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप CUET के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो बस एक दरख्वास्त है यार कि आप लोग थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ना बेटा प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, और ताकि आप लोग भी जुड़ो, वो लोग भी जुड़े, और हम लोगों को थोड़ा सा यार मज़ा आए कि हाँ हमारी बातें जो हैं, हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है और ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर पा रहा है। तो बस इतना सा आप अपनी साइड से एफर्ट डालो, और हमारा एफर्ट जो है बेटा वो आगे जाके 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, आपको दिखेगा ही दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।